हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक और नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें जितने भी टर्म्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड वो हम डिटेल में समझेंगे। जैसे आपका टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर हो गया, सिग्निफिकेंस लेवल हो गया, क्रिटिकल रीजन हो गया, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बार आपको टर्म्स क्लियर हो गए ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब देश में कितने लोग रहते हैं वो नहीं है। रिसर्च में पॉपुलेशन का मतलब होता है एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू स्टडी। फॉर एग्जांपल, लड़के जो हैं, मान लो अगर वो स्पोर्ट्स में क्रिकेटर्स के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है। मान लो लड़कियां जो हैं वो कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम करना चाहती है, तो जितने भी कॉस्मेटिक यूजर्स हैं वो क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन हो जाएगी। बेसिकली द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू स्टडी एंड यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट, दैट इज कॉल्ड योर पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू टाइम, ड्यू टू द कॉस्ट की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर आप स्टडी कर सको। सो इट इज़ बेटर टू ड्रॉ सैम्पल। तो सैम्पल क्या हुआ? पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा, या फिर आप बोल सकते हो सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन और अ स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू चूज टू स्टडी अ स्पेसिफिक ग्रुप। तो पॉपुलेशन क्या हो गया? एंटायर ग्रुप, एंड सैम्पल क्या हो गया? स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है। अब पैरामीटर, व्हाट इज अ पैरामीटर एंड व्हाट इज अ स्टैटिस्टिक? पैरामीटर का मतलब होता है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन है, मान लो जो भी आपकी पॉपुलेशन है, हम स्टैट्स में जो है मीन निकालते हैं, ठीक है, मीडियन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम जो है स्टैट्स में यूज़ करते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है? बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, या फिर मैं कह सकती हूँ पॉपुलेशन का अगर आप मीन निकालोगे, पॉपुलेशन का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, पॉपुलेशन का आप वेरिएंस निकालोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। अगर आप सैंपल का मीन निकालते हो, या आप सैंपल का वेरिएंस निकालते हो, या आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, या प्रोपोर्शन निकालते हो, मतलब आप सैंपल की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक। और अगर आप पॉपुलेशन की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर। जैसे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पैरामीटर हो गया, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपका स्टैटिस्टिक हो गया, पॉपुलेशन मीन आपका पैरामीटर हो गया, सैंपल मीन आपका क्या हो गया? स्टैटिस्टिक हो गया। तो बेसिकली पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल। ठीक है। अब बेसिक सा डिफरेंस जो है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर का पूछ लेते हैं बेसिक सा डिफरेंस, या पीएचडी के इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछ लेते हैं, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। तो पैरामीटर क्या होता है? बेसिकली न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब्स द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक बेसिकली न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स द सैंपल। बहुत सिंपल है ये। पैरामीटर जनरली हमारा फिक्स्ड रहता है और स्टैटिस्टिक्स वेरिएबल रहता है। ठीक है। पैरामीटर की वैल्यू हमें जो है वो नहीं पता होती, इट इज़ जनरली अननोन। स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिक ये जो है पैरामीटर, इट विल रिप्रेजेंट योर एंटायर पॉपुलेशन एंड स्टैटिस्टिक विल रिप्रेजेंट योर बेसिकली सैंपल। ये सिर्फ सैंपल को ही रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है क्लियर है। पैरामीटर, अब आपको याद रखना है, फॉर पैरामीटर से P फॉर पैरामीटर, P फॉर पॉपुलेशन, S फॉर स्टैटिस्टिक एंड S फॉर योर सैंपल। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैंपल। अब एक और टर्म यूज होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस से ना बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्या होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब होता है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अजम्पशन। किसी चीज़ को आप एज्यूम करके चलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। मान लो कोई क्लास है 5.4, अगर मैं बोलती हूँ 5.4 शोर मचा रही है, ठीक है, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। 5.4 इंटेलिजेंट है, या 5.4 की जो क्लास है वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये मेरा क्या है? एक अजम्पशन है, मैं मान के चल रही हूँ, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। एक और अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोर्ट में जो है, कंसिडर अ पर्सन इन कोर्ट हु इज चार्ज्ड विद मर्डर। किसी इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया। अब जज मान के चलता है या तो ये इनोसेंट है, ठीक है, या ये गिल्टी है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। आप एक एज्यूम करके चलते हो, यार या तो ये है या तो ये है, ठीक है, और ये आपके लिए ज़रूरी होता है।
क्योंकि अगर जज ये मान के नहीं चलेगा कि यार या तो ये इनोसेंट हो सकता है या ये गिल्टी हो सकता है। इनोसेंट है तो इसको हम क्या कर देंगे, बरी कर देंगे, और अगर गिल्टी है तो इसको पनिशमेंट देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं रिसर्च में भी, पहले चीज़ों को या तो ऐसे होंगी या ऐसे होंगी मान के चलते हैं। बहुत अच्छे से आगे मैं इसको बताती हूँ। देखो, हाइपोथेसिस आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है नल, एक होता है ऑल्टरनेट। अब इसका क्या मतलब है, नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? नल का मतलब होता है नथिंग। अब देखो, ध्यान से देखना, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि जब वेरिएबल्स के बीच में दे आर रिलेटेड और देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब नहीं समझ आया, आगे देखते हैं। देखो, मैंने एक एग्जांपल डाल रखा है। नल हाइपोथेसिस का एग्जांपल है, there is no difference in the salary of the factory worker based on gender। हमने नल हाइपोथेसिस में क्या पढ़ा? नल हाइपोथेसिस क्या होता है, there is no difference between group, मतलब कोई फर्क नहीं है ग्रुप्स में, वो होता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, जब हमारे ग्रुप्स में डिफरेंस होता है। जैसे मान लो हम एक फैक्ट्री वर्कर्स की सैलरी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हम सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं, किसकी, फैक्ट्री वर्कर की। तो हम हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैलरी बेस्ड ऑन जेंडर, मतलब लड़के और लड़कियों की सैलरी में कोई फर्क नहीं है फैक्ट्री में। ये क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम मान के चल रहे हैं कि जो मेल वर्कर है उनकी सैलरी ज़्यादा होती है देन फीमेल वर्कर। तो यहाँ पे हम किसी तरह का कोई फर्क नहीं कर रहे हैं चीज़ों में। ठीक है। अब दूसरा हाइपोथेसिस देख लेते हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड शू साइज, कि हाइट और शू साइज का लेना देना है। हम ये इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि यार हाइट का और शू साइज का कोई लेना देना है कि नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, क्या हम एज्यूम करके चलेंगे, देयर इज नो रिलेशनशिप, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में हम मानते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड शू साइज, और देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन, मतलब आप कुछ भी मान सकते हो ऑल्टरनेट में। नल हाइपोथेसिस एक और देख लेते हैं। मान लो कि एक्सपीरियंस, हम ये इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस जो है आगे जॉब में काम आता है, क्वालिटी ऑफ वर्क में काम आता है कि नहीं आता। तो अब नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि एक्सपीरियंस हैज़ नो इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क। और अल्टरनेट क्या हो जाएगा, हाँ भाई इम्पैक्ट होता है। तो नल हाइपोथेसिस आई होप आपको समझ में आया। नल मीन्स नथिंग व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। इसको हम H0 की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपको नल हाइपोथेसिस लिखना होता है तो आप इस तरीके से लिखते हो। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या करते हैं, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर रिलेटेड इन सम वे। अगर एक एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि भाई मुजरिम जो है उसने जुर्म किया है, तो क्या होगा, या तो उसने जुर्म किया होगा या उसने जुर्म नहीं किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर आपका सही है तो नल गलत होगा, नल अगर आपका जो है सही है तो ऑल्टरनेट गलत होगा। तो उनमें से एक ही सही होता है। ठीक है, समझ आ गया नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो कोई कॉइन को टॉस करता है, ठीक है, मान लो इफ़ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई हेड आएगा या क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा। ठीक है, तो हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि यार आधी बार तो हमारा टेल आ सकता है, आधी बार हमारा हेड आ सकता है। ठीक है, मतलब बराबर है दोनों। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम क्या लेके चलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाफ टाइम में वो हेड आएगा या हाफ टाइम टेल आएगा। तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक अजप्शन आप मान के चलते हो। हाइपोथेसिस इज एन अजप्शन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में इसका मतलब बताऊं, व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ अजप्शन, जो आप मान के चलते हो चीज़ें, आपको पता नहीं है सही है कि गलत है, आगे जाके आप देखोगे सही है कि गलत है। हाइपोथेसिस इज एन अजप्शन अबाउट, किसके बारे में अजप्शन मानते हो आप, अबाउट द population parameter which is to be tested based on the sample। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब आपने ये मत सोचना यार ये क्या लिख दिया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली एक अजप्शन है, किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। आप कुछ भी एज्यूम करके चलते हो। ठीक है,
और बाद में जाके हम जिसको टेस्ट करते हैं। या जिनको नहीं समझ आया आप इतना मान के चलो, हाइपोथेसिस इज अजम्पशन, आप एज्यूम करके चलते हो या तो चीज़ें हैं या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब इसके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस मतलब नथिंग, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज देयर इज सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। हमेशा रिसर्चर जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट, क्योंकि एक को अगर रिजेक्ट करेंगे तभी तो दूसरा एक्सेप्ट होगा, ठीक है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे मान लो एक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तभी हमारा क्या होगा, दूसरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब टेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है इसका, इनडायरेक्ट एंड इम्प्लीसिट, इसका क्या होता है डायरेक्ट एंड एक्सप्लीसिट। पी वैल्यू देखो, आप अभी हाइपोथेसिस के प्रोसेस अभी हम करेंगे ना पूरा, तो पी वैल्यू के ऊपर भी मैंने एक अलग इसको डिफाइन किया हुआ है, पी वैल्यू को भी, वो हम आगे देखेंगे। अभी शायद आपको समझ में ना आए कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है जब हमारी पी वैल्यू लेस देन दी सिग्निफिकेंस लेवल होती है। अभी आपको सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा, पी वैल्यू ये कुछ पता नहीं है, तो ये वाला पॉइंट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट आई विल गेट बैक टू इट सून। इसको हम कैसे सिग्निफाई करते हैं, H0 की फॉर्म में, इसको कैसे सिग्निफाई करते हैं, H1 की फॉर्म में। जनरली जो सिंबल यूज होते हैं नल हाइपोथेसिस के लिए, जो सिंबल यूज होते हैं वो इस तरह के सिंबल यूज होते हैं, ज़्यादातर इक्वल टू। हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप इक्वल टू, चाहे आप या तो देखो इक्वल टू यूज होगा, हर चीज़ में इक्वल टू है, या तो अगर ग्रेटर देन भी है तो ग्रेटर देन के नीचे भी क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। लेस देन भी है तो उसके नीचे भी क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। मतलब हम इक्वल टू का साइन क्या करते हैं, हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं नल हाइपोथेसिस है। इसमें ज़रूरी नहीं है, हमेशा इसमें जो है या तो इस तरह का साइन होगा या इस तरह का, इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया है। नल हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन देम। नोटेशन इट इज़ जनरली नोटिफाइड बाय दिस एंड इट इज़ बाय H1, सिम्बल्स इनके ये हैं, और हमेशा रिसर्चर ट्राई टू डिसअप्रूव इट और रिसर्चर ट्राई टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत ईजी हैं, एटलीस्ट पेपर के लिए, ये तो आप याद कर सकते हो। उसके बाद होता है हमारा टाइप 1 एरर। देखो ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस समझ आएगा, ठीक है, वरना आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो वीडियो में बने रहो और इस प्रोसेस को अच्छे से समझो। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, व्हाट इज़ दैट। देखो गलतियाँ सब लोग करते हैं, तो ऐसे ही रिसर्च में गलतियाँ हो सकती हैं, तो उनके लिए भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। देखो इतना आपको समझ में आ गया, एक नल हाइपोथेसिस है, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है। देयर इज वन नल हाइपोथेसिस, वन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जब आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है और आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, तो मतलब आप करेक्ट डिसीजन ले रहे हो कि आपको नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना था और आपने रिजेक्ट कर दिया। आपको जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना था तो आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया, तो आपने करेक्ट डिसीजन लिया, ठीक है। अब कभी कभी आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। नल हाइपोथेसिस की जगह आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लो, या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की जगह आप नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लो, तो गलती हो सकती है ना। तो उसी को हम बोलते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। कैसे, देखो इसको याद कैसे करना है मैं बताती हूँ। मान लो ये आपका नल हाइपोथेसिस है, ये आपका क्या है, ये आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, यहाँ पे H1 आएगा, ठीक है। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब सही है, ठीक है, तो और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना, नल हाइपोथेसिस सही है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपका डिसीजन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, करेक्ट डिसीजन होगा। इसको मैं बोल सकती हूँ करेक्ट डिसीजन, कि आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। बट लेकिन अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने क्या किया, बेसिकली उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर। इसको याद इस तरीके से याद करो कि जब तुम सही थे, जब सामने वाला व्यक्ति सही था तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब सामने वाला दोस्त आपका सही था तो आपने उसकी बात नहीं सुनी, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर। तो व्हेन आवर नल हाइपोथेसिस वाज करेक्ट बट वी रिजेक्टेड इट, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टाइप 1 एरर, ठीक है। अब ऐसे ही आपका नल हाइपोथेसिस बेसिकली, अच्छा यहाँ पे ना आप एक इसको ना या तो एक तरीके से ही मान लो, ठीक है, लेट मी यूज समथिंग, ओके।
अब टाइप 2 एरर क्या होता है, देखो इनको ना याद कैसे करना है, मैं आपको तरीका बता देती हूँ याद करने का, कि व्हेन योर नल हाइपोथेसिस वाज करेक्ट एंड यू रिजेक्ट इट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर, ठीक है। और ये आपका टाइप 2 एरर क्या होगा, बेसिकली आप इसको नल हाइपोथेसिस से ही याद कर लो कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना था पर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 2 एरर। तो ऐसे इसको याद कर लो कि एक इंसान था, जब वो आपको सही चीज़ें बता रहा था तब तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपकी पहली गलती। दूसरी गलती क्या थी, जब वो इंसान आपको गलत चीज़ें बता रहा था तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बट पेपर में आप ये नहीं लिख के आ सकते हो या इंटरव्यू में आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते हो, तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे इसको, टाइप 1 एरर अपीयर्स, देखो ध्यान से देखो, टाइप 1 एरर appears when null hypothesis of an experiment is true but it is still rejected, मतलब आपका null hypothesis सही था but you still choose to reject it, ठीक है। इसको आप false hit भी बोल सकते हो या false positive भी बोल सकते हो, ठीक है। टाइप 2 एरर क्या होगा, when null hypothesis was false, when null hypothesis was false और आपने उसको क्या कर दिया, उसको रिफ्यूज करने की जगह है उसको यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया। When your null hypothesis was false but mistakenly you accepted it, fail to refuse याद करने में दिक्कत होगी, तो ऐसे याद कर लो एक्सेप्ट रिजेक्ट से, कि पहले इंसान सही था तो आपने रिजेक्ट कर दिया, जब इंसान गलत था तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो लाइन क्या बनेगी, टाइप 2 एरर अपीयर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस वाज फॉल्स बट मिस्टेकली यू एक्सेप्ट इट, ठीक है। इसको हम फॉल्स नेगेटिव भी बोलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से ही याद कर लो, यहाँ पे जब आपका यहाँ पे H1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट वाले तरीके से याद कर लो कि अगर आपका हाइपोथेसिस जो है बेसिकली रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट, आपका नल हाइपोथेसिस सही था बट आपने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। जब आपका नल हाइपोथेसिस गलत था तो आपने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पे रिजेक्ट, यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक्सेप्ट। और यहाँ पे तो करेक्ट डिसीजन है कि अगर आपका ट्रू था तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब आपका फॉल्स था तो आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप याद कर लो इसको, ठीक है। अभी तक हम क्या कौन कौन सी टर्म्स कर चुके हैं, अगर हम क्विकली एक बार रिवाइज करें। पॉपुलेशन इज बेसिकली द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू स्टडी। सैम्पल क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप यू वांट टू स्टडी या वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट। फिर पैरामीटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। कोई भी पॉपुलेशन डेविएशन, पॉपुलेशन मीन, आप कुछ भी निकाल रहे हो। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेसिकली सैम्पल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नल हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। ये नल मीन्स नथिंग, ठीक है, या इक्वल टू का साइन हमेशा इसके साथ यूज होता है, H0 से हम वी रिप्रेजेंटेड, और इसी को हम गलत साबित करने का ट्राई करते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज बेसिकली व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप 1 एरर किया, जब आप नल हाइपोथेसिस आपको जो है आपने बेसिकली सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। एंड टाइप 2 एरर आपका क्या होगा, व्हेन फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो नंबर के में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके जनरली उसमें पूछ लिए जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक टर्म यूज होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नाउ व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बेसिकली इसको हम अल्फा वर्ड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, अल्फा। अब होता क्या है, नॉर्मली आप रिसर्च कर रहे हो तो आप चांसेस हैं, देखो आपको पता है या तो आपका नल हाइपोथेसिस होगा या आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा, है ना। चांसेस हैं कि आप नल हाइपोथेसिस की जगह ऑल्टरनेट एक्सेप्ट कर लो और ऑल्टरनेट की जगह नल। टाइप 1 और टाइप 2 एरर होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या लेके चलते हैं, हम ना बेसिकली टाइप 1 एरर के लिए बेसिकली एक लेवल लेके चलते हैं कि भाई 100 में से 5% चांसेस हैं कि हम गलत हाइपोथेसिस को क्या कर दे, बेसिकली सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। 100 में से 5% चांसेस हैं कि हम सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। तो यही आपका क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी द रिसर्चर्स इज विलिंग टू टेक अ इनकरेक्ट डिसीजन, या प्रोबेबिलिटी द रिसर्चर इज विलिंग टू बी इनकरेक्ट। वैसे इसमें ना आप ऐसे भी लिख सकते हो,
level of significance is basically denoted by alpha. It is the probability that researcher might make a incorrect decision. मतलब वो गलत डिसीजन ले ले, इसका ना कुछ हमेशा परसेंट होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपने क्वेश्चन में भी दे रखा होगा, आपके ना जनरली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता है, तो नॉर्मली हम 5% लेके चलते हैं, आप इसको 5% भी बोल सकते हो, 0.05 भी बोल सकते हो, आप 1% भी ले सकते हो, 0.01% भी ले सकते हो। अगर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हो, दैट मीन्स 95% चांसेस हैं कि आप सही डिसीजन लोगे और 5% चांसेस हैं कि आप सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 1%, दैट मीन्स 99% chances are there that you will make a correct decision, but still 1% chances are there you will be incorrect or you will make a wrong decision. तो हम अपनी रिसर्च की एक्यूरेसी, हम 100% एक्यूरेसी तो नहीं दे सकते ना कि बिल्कुल सही है, इसीलिए हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। तो ये जो 95% है इसको हम कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं और जो 5% है इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी लेवल दैट द रिसर्चर माइट बी रॉन्ग और रिसर्चर माइट कमिट टाइप 1 एरर। ठीक है, इसीलिए हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, क्योंकि अल्फा साइन जो है वो टाइप 1 एरर के लिए यूज़ होता है और बीटा साइन जो है टाइप 2 एरर के लिए यूज़ होता है। So now we'll understand critical value. What is critical value? Critical value is basically आपका जो रिजेक्शन रीजन है, क्रिटिकल रीजन को हम रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो बेसिकली, एक ना ये यहाँ पे एक वैल्यू सेट करके रखते हो, जैसे 5% आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चल रहे हो। ठीक है, तो आप एक वैल्यू लेके चलते हो अपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्रिटिकल रीजन लिखना था। क्रिटिकल वैल्यू जो है बेसिकली आपकी वैल्यू होती है और रीजन होता है आपका एरिया। तो क्रिटिकल रीजन रिजेक्शन रीजन होता है, जैसे आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा है कि इसके बाद अगर हमारी वैल्यू कोई निकल के आती है तो हमारा जो है बेसिकली हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और इससे पहले अगर कोई वैल्यू निकल के आती है तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो a critical region also known as rejection region is the set of values for test statistic for which null hypothesis is rejected. आप इसको simple language में भी लिख सकते हो कि critical region also known as rejection region defines when our null hypothesis will be accepted, defines a value when our null hypothesis will be accepted or when it will be rejected. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन रिजेक्शन रीजन, और इसके बाद वाला रीजन क्या हो गया, रिजेक्शन रीजन। ठीक है, अब एक और टर्म यूज होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, 1 टेल टेस्ट एंड 2 टेल टेस्ट। ठीक है, अब 1 टेल टेस्ट क्या होता है बेसिकली, जब एक ही टेल हो, एक ही टेल मतलब कि रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक साइड हो, या तो लेफ्ट साइड होगा आपका या आपका क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, तो 1 टेल टेस्ट क्या होता है कि जब एक ही डायरेक्शन में आपका रिजेक्शन रीजन हो, तो जैसे मान लो आपका अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.5 है तो 0.05 जो है इसी साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू क्या है, 0.05 है, तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सिर्फ इसी साइड है, तो अगर इससे जो है इस पार आपकी वैल्यू गई तो आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1 टेल टेस्ट इज अ टेस्ट वेयर रिजेक्शन रीजन ऑफ रिजेक्शन इज ऑन वन साइड ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड 1 टेल टेस्ट। ठीक है, अब या तो ये राइट टेल्ड हो सकता है, इट कैन बी आइदर राइट टेल्ड। जब जनरली आपकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो हम राइट टेल्ड टेस्ट यूज़ करते हैं। मान लो हम हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं, हाइपोथेसिस ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि मान लो हमारे नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 10। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 10, व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली राइट टेल्ड, और लेस देन का साइन यूज़ हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली लेफ्ट टेल्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है 1 टेल टेस्ट। 1 टेल में भी हमारे 2 तरह के हैं, राइट एंड लेफ्ट टेल। राइट टेल इज फॉर मोर देन एंड लेफ्ट टेल इज फॉर लेस देन। 2 टेल टेस्ट क्या होता है, व्हेन एंटायर रिजेक्शन रीजन लाइज ऑन बोथ ऑफ द साइड, आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आधे हिस्से में बच जाएगा। कैसे, यहाँ पे अब इसमें क्या होता कि जितना भी 0.05 सारा एक साइड था, यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका अल्फा है उसको हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे रिजेक्शन रीजन 2 साइड है तो 5% मान के चल रहे हो अगर आपका सिग्निफिकेंस लेवल है हम, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे
0.05 का हाफ 0.25 आ गया, यहाँ पे 0.05 का हाफ 0.25 आ गया, बाकी का जो 95% है 0.95 है वो कहाँ आ गया, बीच में. सो व्हेन द रिजेक्शन रीजन लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज कॉल्ड टू टेल्ड टेस्ट. तो हाइपोथेसिस इज आइदर इक्वल टू 10 और null hypothesis is equal to 10 and alternate hypothesis it is not equal to 10. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका जनरली वन टेल टेस्ट में ये वाला सिंबल यूज होता है हमेशा, क्योंकि इससे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 10 है तो या तो ग्रेटर देन भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है. ठीक है, ये हम मान के चलते हैं. यहाँ पे क्या होगा, या तो एक साइड है ना, या तो ये ग्रेटर देन ही होगा यहाँ पे क्या होगा, हमेशा लेस देन ही होगा. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो अब हमारी टर्म है पी वैल्यू अप्रोच. पी वैल्यू इज यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू हेल्प यू सपोर्ट इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस. मतलब पी वैल्यू जो है अप्रोच आपको ना एक सपोर्ट करती है. ठीक है, आपको एक डायरेक्शन दे देती है कि भाई पी वैल्यू कि आपको अपना हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है. अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं, जनरली एक पी वैल्यू अलग होती है और टेबल वैल्यू अलग होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बुक्स में जनरली टेबल वैल्यू अगर लिखा है तो वो टेबल वैल्यू अलग है, टेबल वैल्यू उल्टी होती है. ठीक है, तो पी वैल्यू को और टेबल वैल्यू को मिलाना नहीं है. अगर आपकी पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 देन इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. ठीक है, अब आप मान के चलो कि अगर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं. तो आपकी वेन एवर योर पी वैल्यू इज लेस देन योर सिग्निफिकेंस लेवल. यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस लेवल कितना माना है, क्योंकि देखो जनरली क्वेश्चन में अगर आपको सिग्निफिकेंस लेवल नहीं गिवन है तो आप 5% मान के चलते हो. तो आपकी पी वैल्यू जब भी सिग्निफिकेंस लेवल से कम आएगी तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे. ठीक है, तो एक तरीके से पी वैल्यू आपको ये बताती है कि आपको अपना हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना चाहिए और रिजेक्ट करना चाहिए. जितनी छोटी आपकी पी वैल्यू है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको एविडेंस मिलता है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो. नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट करने का मतलब है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो अब हाइपोथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो बेसिकली हमने पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू स्टडी. सैम्पल इज द स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू वांट टू स्टडी. पैरामीटर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन and statistic is basically the characteristic of the sample. Then we studied significance level. Significance level is the basically a level that is decided by a researcher कि हमारा null hypothesis reject होगा. इतने % मतलब चांसेस है कि हम गलत डिसीजन ले लें. probability of committing a type 1 error हमारा significance level होता है. उसके बाद null hypothesis when there is no relationship between the variables. ठीक है, alternate hypothesis when there is some sort of statistical relationship between the variable, it is represented by H0 and it is represented by H1. And then we studied type 1 error when you reject type 1 error, when you reject the correct null hypothesis. आपने एक चीज़ को reject कर दिया. type 2 error when you accept the wrong hypothesis. type 2 error. p value basically it gives you a support in accepting or rejecting the values. ठीक है, smaller the p value stronger is the evidence to reject your null hypothesis. ठीक है, I hope one tail test when rejection region lies on the one tail either right or left. two tail test when rejection region lies on both of the tails. ठीक है, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर. देखो कई बुक्स में ना थोड़े वर्ड्स अलग अलग है, जैसे यहाँ पे जो है 6 स्टेप दिए हुए हैं हाइपोथेसिस के. अब जो कुछ बुक्स होती हैं उसमें सिर्फ 4 स्टेप दिए होते हैं. तो बात वही है, अगर आप इनको दोनों को देख लो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट अ हाइपोथेसिस. सबसे पहला स्टेप क्या है, यू अब इसमें क्या लिख के आओगे आप, या इसमें क्या बोलोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल व्हाट इज योर नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज योर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ठीक है, जैसे मान लो हम फैक्ट्री वर्कर की सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, वो सेट करेंगे. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ फैक्ट्री वर्कर बेस्ड ऑन जेंडर. मतलब जेंडर के हिसाब से कोई भी फर्क नहीं है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम क्या सेट करेंगे, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो मेल मेंबर्स आर अर्निंग मोर सैलरी देन फीमेल मेंबर्स. ठीक है, तो आप हाइपोथेसिस अपना सेट करोगे, सबसे पहला स्टेप होता है.
उसके बाद यू विल सेट अप अ सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली अगर आप 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 5 चांसेस है कि आप गलत हाइपोथेसिस को सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप अपना लेवल 1% लेके चलते हो तो 1% चांसेस है कि आप सही हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो आप अपना सिग्निफिकेंस लेवल मान के चलोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिसर्च बहुत ही एक्यूरेट है तो आप 1% लेके चल सकते हो। 1% लेने का मतलब है कि आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिसर्च कि इसमें जो एरर होने के चांसेस है बहुत ही कम है, तो 1%। नॉर्मली 5% सब लोग लेते हैं। फिर उसके बाद यू विल डिटरमाइन अ सूटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब देखो, मान लो अगर आपसे ना नॉर्मली ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर में कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या फिर इंटरव्यू में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है जर्नली टी टेस्ट के लिए बताओ, टी टेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, या फिर जेड टेस्ट के लिए क्या फॉलो करोगे, या एनोवा के लिए क्या फॉलो करोगे। तो सबसे पहले आपको ये सारा प्रोसेस सेम होगा, बस यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। डिटरमाइन अ सूटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक। मान लो अगर आपको टी टेस्ट के लिए बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है बेसिकली टी टेस्ट, अब टी टेस्ट की भी वेरिएशन है कि टी टेस्ट जो है डिपेंडेंट सैंपल्स के लिए अलग होता है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए अलग होता है, पॉपुलेशन मीन के लिए अलग होता है ना। तो टी टेस्ट कौन सा वाला टी टेस्ट आपको लगाना है। जेड टेस्ट में भी ऐसे एट्रीब्यूट्स के लिए जेड टेस्ट जो है आपका बेसिकली अलग होता है, प्रोपोर्शन के लिए जेड टेस्ट आपका अलग होता है। ऐसी अनोवा भी जो है 1 वे अनोवा होता है, 2 वे अनोवा होता है। तो ये सारे हमारे स्टैटिस्टिक में टेस्ट यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो है आप डिटरमाइन करोगे आपके लिए कौन सा जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक बेटर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डिफाइन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर टी टेस्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए टी टेस्ट लगाना है, इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए लगाना है, पॉपुलेशन मीन के लिए लगाना है। मैंने ये बता रखा है, डिपेंडेंट सैंपल बेसिकली आपका वो होता है जब बिफोर एंड आफ्टर आप चेक करते हो। मैंने कोई दवाई ली, उससे बिफोर क्या इम्पैक्ट था, उससे आफ्टर। इंडिपेंडेंट सैंपल दो अलग चीज़ें हैं, मशीन भी कौन सी बेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं टेस्ट की जब वीडियोस आएंगी उसमें हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अनोवा का है, प्रोपोर्शन का है, टी टेस्ट का है, जेड टेस्ट का है, वहाँ पे आप यू विल डिटरमाइन अ सूटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक। बेसिकली अगर आप पेपर में लिख के आ रहे हो तो क्वेश्चन अगर टी टेस्ट के बारे में है तो यहाँ पे आप टी टेस्ट के बारे में लिख के आओगे, अनोवा के बारे में तो अनोवा के बारे में, जेड टेस्ट के बारे में तो जेड टेस्ट के बारे में, ठीक है। फिर यू विल डिसाइड योर क्रिटिकल रीजन, ठीक है, कि द रिजेक्शन रीजन इज बेसिकली ऑन द वन साइड, और द रिजेक्शन रीजन वैसे तो ये आपके हाइपोथेसिस में ही पता लग जाता है आपका रिजेक्शन रीजन। अगर आपका नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक ही साइड जा रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन जा रहा है तो वन टेल्ड है, या फिर लेस देन जा रहा है तो फिर जो है लेफ्ट टेल्ड होगा, और अगर जो है दोनों साइड है तो फिर आपका टू टेल्ड होगा। तो बेसिकली यू हैव टू डिटरमाइन योर क्रिटिकल रीजन। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हो, यू विल परफॉर्म योर टेस्ट, यू विल कंप्यूट इट, एंड देन फाइनली यू विल मेक द डिसीजन कि आपको क्या करना है। आपको आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये देखने के लिए आपके पास दो प्रोसेस होते हैं, या तो आप पी वैल्यू अप्रोच को फॉलो करते हो या आप टेबल वैल्यू अप्रोच को फॉलो करते हो। तो पी वैल्यू अप्रोच क्या होती है, जितनी छोटी पी वैल्यू होती है उतना ही स्ट्रॉन्गर एविडेंस होता है कि आप अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। टेबल वैल्यू में क्या होता है, बेसिकली अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो और टेबल वैल्यू कम है तो आप क्या करते हो, अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो। तो ये सिमिलर भी होती हैं किसी किसी टेस्ट में और अलग भी होती हैं। तो यू विल मेक अ डिसीजन, ठीक है, कि आपको बेसिकली डिसीजन मेकिंग में आपको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट, आइदर यू नीड टू एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस और यू नीड टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द योर वैल्यू कंप्यूटेड। अब नॉर्मली जैसे जो बुक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद MS एक्सेल, उसमें सिर्फ 4 स्टेप दे रखे हैं। स्टेट द हाइपोथेसिस, पहला स्टेप तो सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टेट द हाइपोथेसिस कि नल हाइपोथेसिस है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब फॉर्मुलेट द एनालिसिस प्लान। देखो इसमें ना आपको अपना सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपका सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, आपका क्रिटिकल रीजन क्या है, आपका वो बेसिकली क्रिटिकल रीजन हो गया आपका, या फिर आपका टेस्ट कौन सा आप इसमें लगा रहे हो। तो ये चीज़ें आप इसमें डिसाइड करते हो। बात वही है कि पहले आपने हाइपोथेसिस टेस्ट किया, फिर सिग्निफिकेंस लेवल देखा, फिर आपने टेस्ट देखा कौन सा लगाना है, क्रिटिकल रीजन देखा, फिर फाइनली आपने कंप्यूटेशन किया, आपने टेस्ट लगाया, और फिर फाइनली आपने रिजल्ट्स को क्या किया, इंटरप्रेट किया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप ZT टेस्ट की हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, या फिर नॉर्मली देखो अगर आपको बोला है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर लिखो, तो बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ जो है स्टेप्स को लिख देना, एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, ठीक है, और
आपको डिटेल में लिखना है तो आप ये वाला प्रोसेस भी डाल सकते हो, ठीक है। ये वीडियो जो है सिर्फ एक छोटा सा जिस्ट है, इसके बाद आपको अपनी बुक्स रीड करनी है, क्योंकि इसके बाद अगर आप अपनी बुक्स रीड करोगे तो यू विल गेट अ बेटर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मुझे बताना, एंड सो दैट फर्दर इम्प्रूवमेंट्स कैन बी डन. So this was all from my side for today. Okay.